जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स का एक तो व्यष्टि होता है, एक समष्टि यानी माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होते हैं, तो उसमें हम जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था की एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं, जो कि यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में या अदर एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो हम लोग जैसा कि इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग उत्पाद विधि यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना तीन विधियों से की जाती है। उसमें क्या होता है, एक आय विधि होती है, एक व्यय विधि होती है, एक उत्पाद विधि। तो उन तीनों विधियों को जो है पढ़ेंगे। और राष्ट्रीय आय की विविध उपकोटियों का वर्णन है। इसमें कीमत सूचकांकों, इसमें जो है कीमत के सूचकांकों जैसे घरेलू, सकल घरेलू अथवा जीडीपी, औसफितिक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांकों की परिभाषा दी गई है। और किसी देश के समस्त कल्याण के सूचक के रूप में उस देश के सकल घरेलू उत्पाद को लेने में जो समस्याएं आती हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, और आगे क्लास में आप बताइएगा कमेंट करके कि लाइन टू लाइन पढ़ें कि मेन मेन आपको बताते चले चले। तो फिलहाल हम तो लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, और इसमें जो है मेन मेन चीज़ें आपको टिक करके बता देंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने वाले अर्थशास्त्रियों में अग्रणी यानी एडम स्मिथ एक बहुत बड़े नाम है, ने अपनी सबसे महत्वपूर्ण कृति यानी कि अपनी महत्वपूर्ण रचना जो है, ये जो इनकी कृति है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कासेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछी जाती है। सीधे सीधे इस कृति का नाम जो है अधिकतर इकोनॉमिक्स जिस एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन मतलब कॉमन है कि अधिकतर संभावना रहती है कि आएगी। तो एडम स्मिथ की जो है रचना कौन सी है, एन इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड द कासेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। किसी राष्ट्र की आर्थिक संपत्ति का सृजन कैसे होता है, देश अमीर अथवा गरीब कैसे बनते हैं, ये अर्थशास्त्र के कुछ केंद्रीय प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों को खनिज अथवा वन अथवा अधिक उपजाऊ भूमि जैसा प्राकृतिक उपहार स्वरूप प्रकृति से प्राप्त हुए देश प्राकृतिक रूप से सबसे धनी है। वास्तव में संसाधन संपन्न अमेरिका और लैटिन, जैसे यहाँ पर लिखा है कि जरूरी नहीं है कि जिस देश के पास बहुत से प्राकृतिक संसाधन, कोयला, जैसे प्राकृतिक संसाधन में क्या होगा, कोयला होगा, पेट्रोल होगा, ये सब चीज़ें होंगी, या जैसे और कई प्राकृतिक संसाधन होगा, तो जरूरी नहीं है कि जिस देश में प्राकृतिक संसाधन अधिक मात्रा में है वो देश जो है अधिक विकसित होगा। ऐसी ऐसी कोई जो है मान्यता नहीं है। मान्यता क्या मतलब, कोई बाध्यता नहीं है कि जिसके पास अधिक प्राकृतिक संसाधन है वही धनी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वास्तव में संसाधन संपन्न है। जैसे क्या है, अफ्रीका को आप देख लीजिए कितना पिछड़ा हुआ है, वहाँ संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक मतलब हर एक क्षेत्र में वो पीछे है। अदर क्या बोलते हैं, वर्ल्ड के अदर देशों से सभी शिक्षा में, सांस्कृतिक में, राजनीति में और सामाजिक जीवन, रहन सहन सब कुछ में जो है अफ्रीका और लैटिन अमेरिका विश्व के सबसे गरीब देश हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है। जबकि अनेक समृद्ध देशों के पास कोई प्राकृतिक संपदा नहीं है। एक समय था जब प्राकृतिक संसाधनों के कब्जे को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन तब भी उत्पादन प्रक्रम के द्वारा संसाधन का रूपांतरण होता था। आर्थिक संपत्ति अथवा किसी देश के धनी होने के लिए उसके पास केवल संसाधनों का होना आवश्यक नहीं, मुख्य बात यह है कि इन संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए जिससे उत्पादन का प्रवाह उत्पन्न हो, तथा उस प्रक्रम से कैसे आय और संपत्ति का सृजन किया जा सके। तो यहाँ पर जो है जो लिखा है कि आर्थिक संपत्ति किसी देश के धनी देश के विकास उसका संसाधन का होना आवश्यक, यानी कि जरूरी नहीं है कि किसी देश के पास अगर प्राकृतिक संसाधन है तो वो धनी होगा। अब आज का जो समय है, इस समय में जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो सबसे आगे है। टेक्नोलॉजी जिसके पास रहेगी, क्योंकि जिसके पास टेक्नोलॉजी रहेगी वही जो है अपने प्राकृतिक संसाधनों का अच्छे तरीके से यूज कर पाएगा और उसको जो है उत्पाद के रूप में बदल पाएगा। तो जब उत्पाद के रूप में बदल देगा तो वो जो है उसको बेचेगा, और उसको जो जब निर्यात करेगा तो उससे जो इनकम आएगी। तो इसलिए जो है इस समय प्राकृतिक संसाधन न ज़्यादा महत्वपूर्ण होकर के जिसके पास टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा जो है विकास कर रहे हैं, वो देश विकास कर रहे हैं। जैसे अमेरिका को ले लीजिए, इस समय अमेरिका को ले लीजिए, इतनी वो टेक्नोलॉजी की वजह से अपने जो है इतना आगे निकल गया है। आइए अब उत्पादन के इस प्रवाह पर विचार कीजिए। उत्पादन के इस प्रवाह की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्पादन के प्रवाह का सृजन करने के लिए लोग अपनी ऊर्जाओं को एक सामाजिक और तकनीकी ढांचे
के अंतर्गत प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण में एक साथ लगाते हैं। हमारी आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन की इस प्रवाह की उत्पत्ति लाखों छोटे-बड़े उद्यमों के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से होता है। इनमें बड़ी संख्या में लोगों को नियोजित करने वाले निगमों से लेकर के एकल उद्यमी व्यवसाय शामिल हैं। लेकिन उत्पादन के बाद इन वस्तुओं का क्या होता है? हर वस्तु के उत्पादकों को अपने निर्गत को बेचने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए पिन अथवा बटन जैसे लघुतम वस्तु से लेकर वायुयान, ऑटोमोबाइल, बड़ी मशीनरी अथवा कोई विक्रय योग्य सेवा जैसे डॉक्टर, वकील अथवा वित्तीय सलाहकार की सेवा तक सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन उपभोक्ताओं को बेचने के लिए किया जाता है। उपभोक्ता कोई व्यक्ति हो सकता है अथवा उद्यम हो सकता है। उनके द्वारा जो है क्रय की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा अंतिम रूप से अथवा अंतिम उत्पादन के लिए प्रयुक्त हो सकती है। जब इसका उपयोग अग्रिम उत्पादन के लिए किया जाता है तब अक्सर यह विशेष वस्तु अपनी विशेषता खो देती है तथा उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा किसी दूसरी वस्तु के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे कपास उत्पादक किसान धागा तैयार करने वाली मिल को बेचेगा, जहाँ कपास से धागे तैयार किए जाते हैं। इन धागों को कपड़ा मिल में विक्रय किया, जहाँ उत्पादन प्रक्रम के द्वारा इसका रूपांतरण कपड़े में होता है तथा इस कपड़े को अन्य उत्पादन प्रक्रम के द्वारा पहनने योग्य कपड़े में रूपांतरित किया जाता है। अब यह कपड़ा उपभोक्ता को अंतिम उपयोग हेतु विक्रय के लिए तैयार होते हैं। अतः वस्तु की ऐसी मद या प्रकार जिनका अंतिम उपयोग उपभोक्ता के द्वारा होता है, अर्थात जिन्हें पुनः उत्पादन प्रक्रम के किसी चरण से नहीं गुजरना पड़ता है अथवा जिनमें पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अंतिम वस्तु कहा है। यहाँ पर अंतिम वस्तु बताने पहले ही इसलिए बता दिया जा रहा है कि अंतिम वस्तु होती क्या है कि जैसे कपास है, कपास को हम जो है धागा बेचने वाली मशीन के पास भेजेंगे, वहाँ धागा बनेगा। धागा बनने वाली मशीन क्या करेगी? कपड़ा, जहाँ कपड़ा बनता है उससे बेचेगी, तो वो क्या करेगा? कपड़ा बनाएगा। फिर कपड़ा बनाने वाला जो है उसको बेचेगा तो वो क्या करेगा? रेडीमेड के कपड़े बनाएगा, मतलब किस कपड़े को सिलेगा जो पहनने योग्य होंगे। तो क्या हुआ कि इस तरह से 4 स्टेप हुए और अंतिम में जाकर के कपड़ा तैयार हुआ। अगर हम इन सब की बीच की वस्तुओं पर जोड़ दें, मान लीजिए किसान ने रुई 10 रुपये में बेचा, फिर जो धागा बनाया वो 20 रुपये में, 20 10 30, और फिर उसके बाद जब कपड़ा, ये जो क्या बोलते हैं, रुई बनाने वाला कपड़ा बनाने वाले को 40 रुपये में बेचा, तो 40 20 60 10 70, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कपड़ा बनाने वाला है सिलने वाले को कितने में बेचा? मान लीजिए कि 100 रुपये में बेचा, तो 170 हो गया। और अब जो सिलने वाला है वो जो है हम लोगों को यानी कि उपभोक्ता को कितने में बेचेगा? मान लीजिए कि 200 में बेचा, तो कितना हो गया? 370। पूरा मूल्य कितना हो गया? 370। यानी कि हमने इसमें क्या किया? बीच की भी जो मूल्य है उसको भी जोड़ लिया। तो इस तरह से जो है जब इकोनॉमिक्स जीडीपी की गणना होने लगती है तो इसीलिए उनमें अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो है शब्दों का यूज होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो अंतिम जो है बनाने वाला है, जो कपड़ा सिल रहा है, वो कितने में बेच रहा है? 270। तो यानी जो 270 में बेच रहा है तो वही उसका मूल्य जो है जीडीपी में जोड़ा जाता है, क्योंकि उसमें पहले के सभी मूल्य क्या है? ऐड हैं। तो उन्हें जो है अंतिम वस्तुएं कहते हैं। इसे हम अंतिम वस्तु क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार इनका विक्रय होने के बाद ये सक्रिय आर्थिक प्रवाह से बाहर हो जाता है। अब किसी भी उत्पादक के द्वारा इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यद्यपि अंतिम क्रेता के द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। वस्तुतः कई अंतिम वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उपभोग के दौरान रूपांतरण होता है। जैसे चाय की पत्ती उपभोग हम उसी रूप में नहीं करते हैं। चाय को हम क्या करेंगे? खरीदेंगे, खरीद करके ले जाएंगे, बनाएंगे। जब बन जाती है चाय रसोई घर में तो उसको हम जो है उपभोग करते हैं। किंतु घर में भोजन पकाने का कार्य आर्थिक कार्यकलाप के अंतर्गत नहीं आता, यदि उत्पाद के रूप में इसे परिवर्तन होता है। घर में बनाया गया भोजन बाजार में विक्रय हेतु नहीं जाता है। यदि इसी प्रकार के भोजन बनाने या चाय बनाने का काम किसी जलपान गृह में किया जाए तथा जहाँ इन पकाए गए पदार्थों का विक्रय उपभोक्ताओं को किया जाता है, तब वही मदे जैसे कि चाय पत्ती अंतिम वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे जो है चाय, जब उसको हम ले गए अपने घर में बनाए तो उसको पिए, वो तो अंतिम, चूँकि वो जो है घर के काम में आ गई, मतलब कि उसका कोई भी उपभोक्ता उसका जो है यूज नहीं किया, क्योंकि उससे जो है कोई आय प्राप्त नहीं हुई। तो यहाँ पर अगर चाय को हम जो है चाय पत्ती को तुरंत जो है बना करके, मतलब चाय को जो है बना करके
उसको उपभोक्ताओं को यानी उपभोक्ता के द्वारा हम उसको बेच दें, तो वो क्या कहलाएगी हमारी अंतिम वस्तु। चाय को हमने क्या किया, उपभोक्ता से बेचा, वहाँ से हमको इनकम प्राप्त हुई, वो इनकम हमारी कहाँ जुड़ेगी, जीडीपी में, तो वो क्या हो जाएगा, अंतिम जो है वस्तु कहलाएगी। कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। ठीक, ये जो लाइन है, कोई वस्तु, ये जो पीली में हुई है, कोई वस्तु अपनी प्रकृति के कारण नहीं बल्कि उपयोग की आर्थिक प्रकृति की दृष्टि से अंतिम वस्तु बनती है। अंतिम वस्तुओं को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, उपभोग की वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। आहार और वस्त्र जैसी वस्तुएं तथा मनोरंजन जैसी सेवाओं का उपभोग उसी समय होता है जब अंतिम उपभोक्ता के द्वारा उनको क्रय किया जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसमें सेवाएं भी सम्मिलित हैं, किंतु सुविधा की दृष्टि से हम उन्हें उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद कुछ अन्य प्रकार की भी वस्तुएं होती हैं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और उत्पादन प्रक्रम में इनका उपयोग होता है। ऐसी वस्तुओं में औजार, जैसे जो टिकाऊ प्रकार की वस्तु होती है उसमें औजार आएगा, उपकरण आएगा और मशीनें आएंगी। यद्यपि अन्य साध्य वस्तुओं का निर्माण तो करते हैं लेकिन उत्पादन प्रक्रम में इनके खुद के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अंतिम वस्तुएं भी हैं, किंतु यहाँ अंतिम रूप से उपयोग की जाने वाली अंतिम वस्तु नहीं है। ऊपर हमने जिन वस्तुओं की चर्चा की है उनसे भिन्न ये कृषि भी उत्पादन प्रक्रम का निर्णायक आधार होती है, जिसमें उत्पादन में मदद मिलती है और उत्पादन संभव हो पाता है। इन वस्तुओं से पूंजी के एक भाग का निर्माण होता है जो कि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें एक उत्पादक उद्यमी ने निवेश किया तथा वे उत्पादन प्रक्रम में उत्पादक चक्र को जारी रखने हेतु इसे सक्षम बनाता है। ये पूंजीगत वस्तुएं हैं तथा इनमें कुछ टूट फूट होती रहती है, अतः समय समय पर इसमें क्या होती है, मरम्मत की जाती है तथा कालांतर में बदल दी जाती है। किसी अर्थव्यवस्था द्वारा धारित पूंजी के स्टॉक को बचाया जाता है, उसे कायम रखा जाता है और आंशिक या पूर्ण रूप से पुनः नया तैयार किया जाता है, और यही इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है जिसका अनुसरण किया जाएगा। यहाँ यह याद रहे कि कुछ वस्तुएं जैसे टेलीफोन सेट, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर यद्यप अंतिम उपभोग की वस्तुएं हैं। चूँकि ये जो टेलीफोन अंतिम उपभोग की वस्तुएं क्यों है, टेलीफोन, टेलीविज़न सेट, ऑटोमोबाइल और घरेलू कंप्यूटर, चूँकि अब इसको हम आपने जब ले लिया यानी उपभोक्ता ने जब इसको ले लिया तो अब इस टेलीविज़न को हम तो किसी में बदल नहीं देंगे, ऑटोमोबाइल को किसी और में और किसी पूंजीगत वस्तु में तो बदल नहीं पाएंगे। मतलब ये अंतिम उपभोग की वस्तु होगी। अब कि ये क्या होगा कि हमारे पास ये नष्ट हो जाएगी। फिर भी जो है उनमें एक समान विशेषता होती है जो पूंजीगत वस्तुएं जैसी होती है। ये वस्तु टिकाऊ भी है, अर्थात ये तुरंत अथवा अल्पकालिक उपभोग में नष्ट नहीं होती है। इनका जीवन काल आहार और वस्त्र जैसी वस्तुओं की अपेक्षा लंबा होता है। उपयोग होने पर इनमें भी टूट फूट होती है और मरम्मत अथवा पुर्जे के बदलने अर्थात मशीन की तरह इनकी भी सुरक्षा, रख रखाव, पुनः नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम इन वस्तुओं को क्या बोलते हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु भी। ये जो पीला से लिखा हुआ है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे टेलीविज़न हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, घरेलू कंप्यूटर हो गया, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसको हम काफ़ी दिन तक अपने घर में रख करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे भोजन क्या हुआ, भोजन हो गया, चाय हो गया और अदर चीज़ जैसे हो गया, कुछ भी हो गया, रसगुल्ला हो गया, जलेबी हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो, इनको हम क्या करते हैं, अगर भोजन बना तुरंत उसको खा लेंगे, यानी वो टिकाऊ नहीं है। तो ऐसी वस्तु टिकाऊ वस्तु होती है जो कि मतलब कुछ दिन तक हमारे घर में रखी जा सकें, कुछ दिन तक उसका हम उपयोग कर सकें। जैसे में क्या आता है, टेलीविज़न, ऑटोमोबाइल, घरेलू कंप्यूटर। अतः किसी अर्थव्यवस्था में दी हुई कालावधि में उत्पादित सारी अंतिम वस्तुएं या सेवाएं, यहाँ पर देखिए, अंतिम वस्तुएं या सेवाओं पर यदि हम विचार करें तो वे या तो उपभोग की गई वस्तुएं के रूप में होती हैं या पूंजीगत वस्तुओं के रूप में। तो अगर हम जो है पूरे कालखंड पर विचार करें, पूरे समय अवधि में जो विचार करें तो उसमें क्या होता है कि अंतिम वस्तुएं या सेवाएं वे होती हैं जो कि या तो हम उपभोग किए रहते हैं। उपभोग वस्तु में क्या होता है, टिकाऊ भी हो सकती हैं और गैर टिकाऊ भी हो सकती हैं, या तो जो है पूंजीगत वस्तुओं के रूप में होती है। तो अंतिम वस्तुओं में आर्थिक प्रक्रम के अंतर्गत पुनः कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं, पूंजीगत वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जिनको हम स्टॉक के रूप में जो है आगे उत्पादन के लिए रखते हैं।
तो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा, ये जो पीला से लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन की एक बड़ी मात्रा अंतिम उपभोग के रूप में समाप्त नहीं होती है और ये पूंजीगत वस्तुएं भी नहीं होती हैं। इन वस्तुओं का उपयोग अन्य उत्पादक आगत सामग्री के रूप में कर सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल निर्माण के लिए इस्पात की चादर का उपयोग और बर्तन बनाने के लिए तांबे का प्रयोग। ये मध्यवर्ती वस्तु होती है। ऑटोमोबाइल के लिए इस्पात की चादर का, जैसे इस्पात की चादर क्या है, ये इस्पात की चादर हमारी अंतिम वस्तु नहीं हुई। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इस्पात की चादर का जब हम यूज करेंगे ऑटोमोबाइल बनाने के लिए, तो इस्पात की चादर क्या हो जाएगी, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। जैसे अगर हम रुई को देखें, रुई से धागा बना, तो ये सब जो बीच प्रक्रिया और ये क्या है, मध्यवर्ती प्रक्रिया है। तो इसी तरह के और इसी तरीके से जब इस्पात से ऑटोमोबाइल बनाएंगे तो इस्पात हमारा क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगी। और इसी तरीके से जब चादर चादर और बर्तन बनाने के लिए जब तांबे का प्रयोग बर्तन बनाने के लिए करेंगे तो तांबा क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती वस्तु हो जाएगा, जो प्रायः अन्य वस्तुओं के उत्पादन में कच्चे माल अथवा आगत के रूप में प्रयुक्त होती है। ये अंतिम वस्तुएं नहीं है। अब अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समान प्रवाह के संदर्भ में व्यक्त जानकारी के लिए हमें अर्थव्यवस्था के अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं के समान स्तर के परिमाणात्मक माप की आवश्यकता होती है। हालांकि परिमाणात्मक आकलन को प्राप्त करने के क्रम में अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की माप के लिए स्पष्ट है। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि यहाँ इकोनॉमिक्स जब भी बात होता है, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का ही बात होता है। जैसे देखिए आपको सब जगह यही मिलेगा, अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं की माप के लिए स्पष्ट है कि हमें सामान्य मापदंड की आवश्यकता होती है। कपड़े की माप के लिए जिस मीटर का प्रयोग होता है उससे हम टनों में चावल नहीं माप सकते हैं और ना ही ऑटोमोबाइल अथवा मशीन की गिनती कर सकते हैं। इसलिए एक सामान्य माप के लिए पैमाने के लिए मुद्रा का प्रयोग होता है। एक सामान्य माप के पैमाने के लिए क्या होता है, मुद्रा का प्रयोग होता है। यानी मुद्रा के माध्यम से हम जो है किसी भी वस्तु का मूल्य आंक लेते हैं कि हाँ ये इतने मुद्रा में जो है मिल जाएगी, इतनी मुद्रा मिल जाएगी। तो इस तरह से चूंकि इनमें से प्रत्येक वस्तु का उत्पादन विक्रय के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इन विभिन्न वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य के कुल योग से अंतिम निर्गत की मात्रा प्राप्त होती है। लेकिन हम केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्यांकन क्यों करते हैं? निश्चित रूप से मध्यवर्ती वस्तुएं किसी उत्पादन प्रक्रम की महत्वपूर्ण आगत हैं। इन वस्तुओं के उत्पादन में मानव शक्ति या पूंजी स्टॉक का एक महत्वपूर्ण भाग शामिल होता है। चूंकि हम निर्गत के मूल्य का उपयोग करते हैं, इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। जैसे अभी क्या हुआ था कि हम लोगों ने यहाँ क्या करा है, अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। यानी कि अभी हम लोगों ने क्या किया था कि देखा था पीछे अपने कि वहाँ पर जैसे जो कपास था, कपास में कई मध्यवर्ती क्रियाएं हो रही थी। तो वो जो मध्यवर्ती क्रियाएं हो रही थी, तो उन सब में भी कुछ ना कुछ जो है अपना लेन देन का मूल्य एक फिक्स था कि किसान ने जो है रुई बनाने वालों को किसी रेट में दिया, फिर रुई बनाने वाले ने जो है कपड़े बनाने वाले को, कपड़े बनाने वाले ने सिलने वाले को, फिर सिलने वाला उपभोक्ता को। तो इसलिए अगर देखा जाए बीच की मात्राएं, बीच में जो क्रय विक्रय मूल्य हुआ, वो जो है अंतिम वस्तु जब व्यक्ति बेचेगा तो वो अपना इधर का पूरा मूल्य बेच करके और प्लस जो है उसमें लाभ शामिल रहेगा उसका, तब बेचेगा। तो हाँ, इकोनॉमिक्स से आप लोगों को एक और जो है बात समझाना चाहेंगे कि इसमें जब अंतिम वस्तु तथा सेवाओं की बात के मूल्यों की बात किया जाता है, जैसे वहाँ पर रेडीमेड, जैसे वहाँ पर जब वो कपड़ा बना करके उपभोक्ता को बेचा, कोई कंपनी कपड़ा बना करके हम आपको या उपभोक्ता को बेची, तो क्या हुआ, उपभोक्ता को बेची तो आपके मन में आया होगा कि यार मतलब अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य, यानी कि जितना जो है उसकी लागत लगी हुई है उसी मूल्य पर बेच रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, इकोनॉमिक्स से जब ये सब बातें जो है, ये सब टर्म यूज होते हैं, अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य, तो उसमें जो है हमारा प्रॉफिट जुड़ा रहता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट वो नहीं लेता है, वो प्रॉफिट जोड़ करके ही ये सब बातें होती हैं। ठीक, तो इसलिए हम निर्गत मूल्य का उपयोग करते हैं। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य शामिल होता है, अंतिम मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य भी शामिल होता है। ठीक, अलग से उनकी गणना पर दोबारा गणना करने से बचा जा सकता है, जबकि मध्यवर्ती वस्तुओं पर विचार करने से कुल आर्थिक कार्यकलाप का पूरा विवरण प्राप्त हो सकता है। फिर भी उनकी गणना से हमारे आर्थिक कार्यकलाप का अंतिम अतिशयोक्ति पूर्ण होता है। इस स्तर पर स्टॉक और प्रवाह की संकल्पना का परिचय प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। स्टॉक और प्रवाह, स्टॉक मतलब जैसे यहाँ पर दो
शब्द यूज हुए हैं वो स्टॉक और प्रवाह। प्रवाह क्या होता है? स्टॉक मतलब कि जो हमने पूंजीगत वस्तुएं रखी हुई है स्टॉक के रूप में, और प्रवाह कि जो है परिवर्तित हो रही है, जो काम बनने में जो है यूज हो रही है, मतलब कि प्रवाह यानी कि उनका हम विक्रय कर दे रहे हैं। तो अक्सर हम सुनते हैं कि किसी का औसत वेतन 10,000 रुपये है अथवा इस्पात उद्योग का निर्गत इतने टन अथवा इतने रुपये में है, लेकिन यह कथन अधूरा है। क्यों कथन अधूरा है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जिस आय की बात की जा रही है वह आय हम तो कह दिए कि इस्पात उद्योग का निर्गत जो है टन है या इतने रुपए है, लेकिन इतने रुपए कितने समय का है भाई? एक दिन का है, एक महीने का है, एक साल का है, 2 साल का है, तो टाइम के साथ बोलेंगे। तो इकोनॉमिक्स में क्या मतलब ये सब अधिकतर हर एक जगह ध्यान दिया करिए कि कोई भी वस्तु कोई भी बात करिए तो उसमें आपका मतलब एकदम एकाग्र होकर के बात करिए कि भाई अब हम किसी से कह दें कि यार हमारी कंपनी का टर्नओवर जो है 50 लाख रुपए है। 50 लाख रुपए क्या भाई? 50 लाख रुपए महीना का है तो 50 लाख रुपए महीना बताएंगे, वार्षिक है तो वार्षिक बताएंगे, एक दिन का है तो एक दिन का बताएंगे, तब जाकर के हमारी बात पूर्ण होगी। लेकिन यह अधूरा कथन है क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि जिस आय की बात कही गई है यह वार्षिक है अथवा मासिक। क्या है? यह वार्षिक है अथवा मासिक या दैनिक। तो इससे अवश्य ही जो है एक बड़ी भिन्नता उत्पन्न होती है। कभी कभी जब संदर्भ परिचित हो तो हम कल्पना करते हैं कि कालावधि ज्ञात है इसलिए इसका उल्लेख नहीं करते हैं, किंतु ऐसे सारे कथनों में अंतर्निहित एक निश्चित समयावधि होती है, अन्यथा ऐसे कथन अर्थहीन होते हैं। अतः आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिसमें तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो। अवधि निर्धारित क्या निर्धारित हो? समय। समय मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप टाइम नहीं बताएंगे तो आपका बोलना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि आप कहेंगे यार हमारी कंपनी का 50 लाख टर्नओवर है, अगला आदमी क्या सोचेगा कि एक दिन का टर्नओवर है कि एक महीने का है, एक साल का है? तो उस टाइम के साथ बताइए, तब जा कर के आपकी बात का कुछ औचित्य निकलेगा, अर्थ निकलेगा। तो फिर हम इनके परिमाण माप के करने के लिए एक समयावधि अंकित करनी पड़ती है। चूंकि किसी अर्थव्यवस्था में अधिकांश लेखांकन कार्य वार्षिक होते हैं इसलिए इनमें से अधिकांश को वार्षिक रूप में ही व्यक्त कर लिया जाता है। अगर जैसे कोई बोल रहा है कि हमारी कंपनी का 50 लाख है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं कि यार ये अपने जो है ये जो बात कर रहा है सामने वाला व्यक्ति वार्षिक बात कर रहा है, तो उसको जो है अगर कभी कभी नहीं भी बोलते हैं तो वो वार्षिक मान लिया जाता है। तो जैसे वार्षिक लाभ अथवा उत्पादन प्रवाह को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। जो प्रवाह होता है उसको एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। इसके विपरीत अंकित समयावधि में एक उत्पादित पूंजीगत वस्तुएं अथवा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में ना तो टूट फूट होती है और ना ही उनका उपभोग होता है। वास्तव में पूंजीगत वस्तुएं हमें उत्पादन के विभिन्न चक्रों से में सेवाएं प्रदान करती हैं। फैक्ट्री के भवन और मशीन विशिष्ट समयावधि से असंबद्ध होते हैं। अगर किसी नई मशीन को शामिल किया जाता है तब उसमें सम्मिलित अथवा कमी हो सकती है अथवा मशीन अनुपयोगी होती है तथा उसे जो है बदला नहीं जाता, इसे स्टॉक कहते हैं। जो जैसे उसमें सम्मिलन अथवा कमी, जैसे क्या बोलते हैं, जो नई मशीन शामिल की जाएगी चूँकि उसको बदला नहीं जा सकता, जब मशीन शामिल की जाएगी वो तो इतनी जल्दी नष्ट तो होगी नहीं, तो वो क्या है? स्टॉक है। स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर दी जाती है। जो स्टॉक की परिभाषा है ये किसी निश्चित समय सीमा में तो निर्धारित की जाती है, जैसे 1 साल का होता है जैसे। किंतु हम एक यहाँ पर जो लिखा है स्टॉक की परिभाषा किसी निश्चित समय पर की जाती है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि इससे जो है क्वेश्चन यूपीएससी प्री में एक बार पीछे देखने को मिला है। तो इसलिए ये जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसके ध्यानपूर्वक सुनिए। किंतु हम एक निर्धारित समय अवधि में स्टॉक में परिवर्तन का मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे इस वर्ष में कितनी नई मशीनें शामिल की गई हैं, अतः स्टॉक में इस प्रकार के परिवर्तन प्रवाह हैं जिनका मूल्यांकन एक निर्देशित समयावधि में किया जा सकता है। कोई खास मशीनें अनेक वर्षों तक यदि टूट फूट न हो पूंजी स्टॉक का ही हिस्सा हो सकती है, लेकिन वह मशीन पूंजी स्टॉक में शामिल नई मशीन के प्रवाह का केवल 1 वर्ष के लिए ही हिस्सा हो सकती है। और स्टॉक परिवर्तनों और प्रवाह परिवर्तनों के बीच अंतर को समझने के लिए मान लीजिए कि एक नल से किसी हौज से भरा जा रहा है। नल से कोई टंकी जो है भरी जा रही है, तो नल प्रति मिनट जितना पानी
हौज में भरा जा रहा है वह प्रवाह है। यानी कि प्रति मिनट जो है, जैसे उसी तरीके से मशीन में भी लागू होता है कि प्रति वर्ष कितनी मशीनें आ रही हैं। प्रति वर्ष कितनी मशीनें आ रही हैं वो क्या है, प्रवाह है। प्रति वर्ष कितनी मशीनें आ रही हैं, यानी कि वो इतनी मशीन आई इस साल, फिर अगले साल इतनी मशीन आई, इतनी मशीन आई, तो वो क्या है, प्रवाह। एक मशीन का लिमिटेज, मतलब कि जितनी मशीनें आ रही हैं वो मशीन का प्रवाह बना हुआ। लेकिन जो मशीन पुरानी रखी हुई है, टूटी फूटी नहीं है, वो क्या है, वो स्टॉक है। लेकिन जब वो नई मशीन के साथ शामिल हो जाएगी तो वो उस मशीन, जो नई मशीनें आई उन मशीनों के साथ 1 साल के लिए क्या करेगी, प्रवाह का काम करेगी। तो वही बात यहाँ पर कहा गया है कि नई मशीनें के प्रवाह केवल 1 वर्ष के लिए हिस्सा हो सकती है। तो अब यहाँ नल वाली बात हो रही थी, जैसे टंकी में पानी भरा जा रहा है और जितना पानी हवा में भरा जा रहा है प्रति मिनट, वह क्या है, प्रवाह है। लेकिन जितना पानी टैंक में किसी भी समय उपलब्ध रहता लेकिन जितना पानी हौज में हमेशा भरा रहता है, जितना पानी क्या होता है टैंक में किसी समय विशेष पर उपलब्ध रहता है, वह क्या है, स्टॉक की संकल्पना है, वह स्टॉक है। स्टॉक मतलब अब समझ में आ गया होगा कि जैसे जो मशीनें हैं, ठीक, जो हमारी पुरानी मशीन रखी हुई है वह हमारा स्टॉक का काम करेंगी। जो प्रत्येक वर्ष परिवर्तित नहीं हो रही, नहीं बदली जा रही हैं, वो स्टॉक का काम करेंगी। लेकिन जो प्रत्येक वर्ष कुछ मशीनें आ रही हैं, फिर जो है वो मशीनें खराब हो गई, फिर कुछ मशीनें, नई मशीनें जो है आ गई, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा प्रवाह है। और जो मशीनें पुरानी रखी हुई हैं तो वो हमारा क्या है, स्टॉक है। तो हम अंतिम निर्गत की माप की चर्चा करते हैं। हमारे अंतिम निर्गत का हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं भी होती हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था के सकल निवेश की रचना होती है। इनमें मशीनें, औजार और उपकरण, भवन, कार्यालय का स्थान, गोदाम या आधारभूत संरचना जैसे सड़क, सेतु, हवाई अड्डे या घाट आदि हो सकते हैं। किंतु एक वर्ष में उत्पादित सारी पूंजीगत वस्तुएं से पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि नहीं होती है। पूंजीगत वस्तुएं के वर्तमान निर्गत का एक महत्वपूर्ण अंश विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक के अंश के रखरखाव और प्रतिस्थापन में चला जाता है। यही कारण है कि पूर्व से विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट होती है और उसके रखरखाव एवं प्रतिस्थापन की आवश्यकता होती है। इस वर्ष उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं का एक हिस्सा विद्यमान पूंजीगत वस्तुओं के प्रतिस्थापन में चला जाता है और इससे पूंजीगत वस्तुओं के पहले से विद्यमान स्टॉक में कोई अभिवृद्धि नहीं होती है और इसके मूल्य को निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ, एक लाइन यूज हुई, शब्द बहुत ही गजब का शब्द यूज हुआ। जैसे यहाँ पर हुआ है निवल निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवल निवेश के माप को प्राप्त करने के लिए सकल निवेश से घटाने की आवश्यकता होती है। यानी कि हमने जितना निवेश किया, जैसे कोई भी कंपनी है, हम उसमें जो है पूंजी है, कुछ भी पूंजीगत वस्तुएं निवेश किया उसमें, किसके लिए, उत्पाद करने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने पूरा निवेश किया उसमें, तो निवेश करने पर जो उसमें वस्तु हमारी जो है, जितनी वस्तु खराब हो गई, नष्ट हो गई, मध्यवर्ती कार्यों को करने में नष्ट हो गई, तो उसको, यानी जो हमारा ह्रास है उसको जब सकल निवेश में से जो है घटा देंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, निवल निवेश प्राप्त हो जाएगा। तो पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोग को मूल्य ह्रास कहते हैं। तो उसको जो है मूल्य ह्रास नाम दिया जाता है, ठीक। जो टूट फूट होती है उसको जब हम सकल निवेश में से मूल्य ह्रास को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, निवल। तो इस तरीके से यहाँ जो है ये सूत्र भी दिया हुआ है, निवल निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। तो इस संकल्पना की जिसे मूल्य ह्रास कहते हैं, इसकी थोड़ी विस्तार में जांच कर लीजिए। मान लीजिए कोई नई मशीन फर्म में जो है निवेश होता है, तो यह मशीन अगले 20 वर्षों तक कार्य कर सकती है, जिसके बाद इसकी मरम्मत अथवा इसे बदलने की ज़रूरत हो सकती है। अगर जैसे 20 वर्षों तक कार्य कर सके, जिसके बाद मरम्मत अथवा इसे बदलने की ज़रूरत हो सकती है, जिससे हम कल्पना कर सकते हैं। यदि प्रत्येक वर्ष के उत्पादन प्रक्रम में मशीन का धीरे धीरे घिसावट हो रहा हो, तो मानो प्रत्येक वर्ष इसके वास्तविक मूल्य में 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास होता है। अतः 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रतिवर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास लागत पर विचार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर कोई मशीन हम 20 साल के लिए लगाते हैं, मशीन लगाते हैं और वो मशीन 20 वर्ष तक कार्य कर सकती है, और अगर उस 20 वर्ष में
प्रत्येक वर्ष उस मशीन का 1/10 1/10 10वां हिस्सा जो है एक 1/20वें जो है एक मूल्य ह्रास में 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास हो रहा है। तो 20वें भाग के बराबर मूल्य ह्रास हो रहा है तो क्या होगा कि 20 वर्ष प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश है, यानी कि 20 वर्ष में उसको जो है प्रतिस्थापन के लिए तो उसमें क्या होगा कि वो 20 साल बाद जो मशीन है वो धीरे 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 करके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि जो उसका मूल्य ह्रास हो रहा है, मशीन का जो प्रत्येक वर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है उसकी हम जो है व्यवस्था कहीं ना कहीं करेंगे, यानी कि उसको जो है मूल्य ह्रास को जो है जो उत्पाद होगा उसमें से घटाते जाएंगे। तो जैसे अगर 20 वर्ष के बाद प्रतिस्थापन के लिए थोक निवेश पर विचार करने के बदले हम प्रतिवर्ष वार्षिक मूल्य के ह्रास लागत पर विचार कर सकते हैं। एक सामान्य समझ जिसमें मूल्य ह्रास शब्द का प्रयोग होता है तथा उसकी संकल्पना को लिया जाता है वह किसी विशिष्ट पूंजीगत वस्तु का प्रत्याशित जीवन काल जैसे मशीन के संदर्भ में दिया गया 20 वर्षों का उदाहरण। अतः मूल्यह्रास किसी पूंजीगत वस्तु की टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। दूसरे शब्दों में यह वस्तु के उपयोग के वर्षों की संख्या से लागत में भाग देने प्राप्त हो। जैसे क्या है, जो वस्तु की उपयोग है, ठीक, वस्तु का उपयोग कितने वर्षों तक हो सकता है और फिर लागत में जो है भाग दे देते हैं, लागत में भाग देने से प्राप्त होता है। जैसे कोई भी मशीन हम ले आए, ठीक, तो मशीन कितने वर्ष तक चलेगी और प्लस उसकी लागत कितनी है, जब हम उससे भाग दे देंगे तो हमें जो है मूल्यह्रास किसी पूंजीगत का वस्तु का प्राप्त हो जाता है। ध्यानतम है कि मूल्यह्रास एक लेखांकन संकल्पना है। कोई वास्तविक व्यय वास्तव में प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, किंतु मूल्य का लेखांकन हर वर्ष होता है। किसी अर्थव्यवस्था में हजारों उद्यम हैं जिनके पास उपकरणों के अलग अलग जीवन काल होते हैं। किसी वर्ष विशेष में कुछ उद्यम वास्तव में बड़ी मात्रा में प्रतिस्थापन व्यय करते हैं, अतः हम कल्पना कर सकते हैं कि वास्तविक प्रतिस्थापन व्यय का स्थिर प्रवाह होगा जो उस अर्थव्यवस्था में होने वाले वार्षिक मूल्य ह्रास की मात्रा के लेखांकन से थोड़ा बहुत संगत होगा। अब यदि हम किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित कुल अंतिम निर्गत पर एक विशिष्ट दृष्टि डालें तो हम देखेंगे कि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं वस्तुओं में क्या का, जैसे अगर कहीं भी वस्तुओं की बात होगी तो मतलब उसमें वस्तु और सेवा दोनों आ जाएगा, और पूंजीगत वस्तुओं के निर्गत होते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं से अर्थव्यवस्था की संपूर्ण आबादी के उपभोग का संवर्धन होता है। अंतिम वस्तुओं का दूसरा हिस्सा पूंजीगत वस्तुएं हैं जिसका क्रय व्यापारी या उद्यमी करते हैं। वे इसका उपयोग या तो उद्योग रख रखाव या पूंजी स्टॉक में हुई टूट फूट के लिए अपने पूंजी स्टॉक में अतिरिक्त वृद्धि के लिए करते हैं। एक विशिष्ट समझावट, जैसे किसी एक वर्ष में अंतिम वस्तु का कुल उत्पादन चाहे तो उपभोग के रूप में होगा या निवेश के रूप में होगा। सही बात है। इसका तात्पर्य जैसे यहाँ क्या कहा, एक समयावधि में, जैसे मान लीजिए एक वर्ष में जो अंतिम वस्तुएं हैं उनका कुल उत्पादन चाहे तो उपभोग के रूप में करें होगा या तो यह निवेश के रूप में होगा। इसका तात्पर्य है कि यहाँ उपभोग और निवेश के बीच अदला बदली होती है। यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक होगा तो पूंजीगत वस्तुओं का कम अथवा इसके विपरीत उत्पादन हो सकता है। ऐसा सामान्यतः देखा गया है कि पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत होती हैं वस्तु के उत्पादन के लिए श्रमिक की क्षमता बढ़ेगी। परंपरागत बुनकर को एक साड़ी बनाने में महीनों लगेगा, लेकिन आधुनिक मशीनों के द्वारा पूंजीगत वस्तुएं जितनी परिष्कृत यानी कि जितनी तीव्र होगी, पर जैसे क्या होता है आधुनिक मशीनों का यूज हुआ रहेगा तो वस्तु के उत्पादन में श्रमिक की क्षमता बढ़ेगी। श्रमिक की क्षमता के अगर जैसे कोई काम, अगर एक हम साड़ी मनीष को मशीन क्या बोलते हैं व्यक्ति द्वारा बनवाएं तो वो साड़ी बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर कोई वस्तु उसमें जो है हम टेक्नोलॉजी की यूज़ कर दें, मशीन रख दें और मशीन द्वारा जो है साड़ी को बनाया जाए और उसमें जो है व्यक्ति केवल देख रेख करे कि मतलब सेटअप करे कि किस तरह से बनाना है, तो उसमें जो है अगर व्यक्ति बनाएगा तो साड़ी 1 महीने तक बना सकता है, 2 महीने तक बना सकता है। लेकिन मशीन क्या करेगी, 1 घंटे 2 घंटे में बना करके फाइनल कर देगी। तो इस तरीके से मशीन जो है एक दिन में क्या कर सकती है, हज़ारों साड़ियाँ तैयार कर सकती है। पिरामिड अथवा ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारक को बनाने में दशकों लगे हैं, लेकिन आधुनिक निर्माण मशीनरी से कुछ ही वर्षों में गगनचुंबी इमारतें बनाई जा सकती हैं। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन करने वाले नए प्रकार के कारण उपभोक्ता वस्तुओं के अधिक उत्पादन मदद मिलेगी।
क्या यहाँ हम स्वयं परस्पर विरोधी विचारधारा नहीं कर रहे हैं? पीछे हमने देखा कि एक अर्थव्यवस्था से अंतिम वस्तुओं का कुल निर्गत का एक छोटा हिस्सा उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपलब्ध होता है। जब उत्पादन का अधिकांश हिस्सा पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में व्यय किया जाता है, और हम कह सकते हैं कि अधिक पूंजीगत वस्तुओं का तात्पर्य अधिक उपभोक्ता वस्तुएं हैं। यद्यपि यहाँ कोई विरोधाभास नहीं है। यहाँ समय का क्या महत्व है? अर्थव्यवस्था के किसी खास अवधि में दिए गए कुल उत्पादन स्तर पर सत्य है कि अधिक पूंजीगत वस्तुएं कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। लेकिन अधिक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन का तात्पर्य है कि भविष्य में श्रमिकों के पास कार्य करने के लिए अधिक पूंजीगत औजार होंगे। हमने देखा है कि यह एक उच्च क्षमता वाली अर्थव्यवस्था में समान संख्या में श्रमिक उत्पाद करते हैं। यह कुल निर्गत अधिक होती है जब हम इसकी तुलना कम पूंजीगत वस्तु के उत्पादन से करते हैं। यदि कुल निर्गत अधिक होती है तो निश्चित रूप से उपभोक्ता वस्तुएं के उत्पादन की मात्रा अधिक हो जाएगी। इस प्रकार आर्थिक चक्र की मात्र अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं करती, बल्कि इसमें विस्तार भी करती है। यह संभव है कि चर्चा में दूसरे वर्तुल प्रवाह को भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि इन सब लाइनों में कि अर्थव्यवस्था में कुछ श्रमिक होते हैं, यहाँ कुल निर्गत अधिक पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं। कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अधिक पूंजीगत वस्तुएं होती हैं तो कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। अधिक पूंजीगत वस्तुएं रहेंगी तो कम उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। जैसे जो है कोई पूंजीगत वस्तु, जैसे मशीन है, ठीक, मशीन की मात्रा जब हम उपयोगिता से ज़्यादा रख लेंगे, जैसे हमें एक मशीन की ज़रूरत है, हम मशीन 4 रख लेंगे, तो वो मशीन क्या होगी भाई? अब जितना उत्पादन हम करते तो उत्पादन तो हम पहले भी भाई उतना ही करेंगे। तो क्या होगा कि वो जो एक मशीन दिन भर में पूरा उत्पादक कर सकती थी, अब वही चारों मशीन मिल करके जल्दी से उत्पादन कर देंगी। यानी कि प्रति मशीन अगर उत्पादित मात्रा देखी जाएगी तो क्या हो जाएगी, कब प्रति मशीन उत्पादित मात्रा कम हो जाएगी। तो वही यहाँ पर कहने का सेंस है कि अगर पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन कम करेंगी। तो इस सेंस में कहा गया है। और अगर इसी चीज़ को विस्तृत कर दिया जाए, बहुत बड़ा कर दिया जाए, यानी कि प्रत्येक मशीन का भरपूर उपयोग लिया जाए, अधिकतम मतलब अधिकतम उपयोग किया जा सके किसी मशीन का, तो क्या होगा कि तब जो है हमारी उपभोक्ता वस्तुएं अधिकतम जो है उत्पादित की जा सकेंगी। तो यहाँ पर अधिकतम पूंजीगत वस्तुओं का मतलब यही है कि हमको जो है क्या करना है, उत्पादन कम करना है, लेकिन हमने क्या किया कि उत्पादन से अधिक पूंजीगत वस्तुएं रख लिया। तो उस सेंस में कहा जा रहा है। अब यहाँ पर आगे, किसी व्यक्ति के पास वस्तुओं को खरीदने की क्षमता आय से आती है। ये सही बात है कि भाई हम कोई भी वस्तु खरीदेंगे तभी जो हमारे पास आय रहेगी। आय की प्राप्ति कोई व्यक्ति, श्रमिक, मजदूर या उद्यमी, यानी लाभ जिसको प्राप्त होता है, अथवा भूस्वामी, लगान। कोई व्यक्ति, श्रमिक जो है, श्रमिक किस तरह से मजदूरी प्राप्त करेगा? श्रमिक जो है जाएगा मजदूरी करेगा, तो उस तरह से। और उद्यमी क्या होगा? उद्यमी यानी उद्योगपति, उसको जो प्रॉफिट होगा उसके द्वारा उसकी आय प्राप्त होगी। और जो भूस्वामी है, जमीन की लगान, जमीन से क्या लेगा, जमीन की लगान लेगा, उसके द्वारा उसके पास आय आएगी। अथवा जो पूंजीधारी है, यानी जिसके पास पूंजी है, पैसा है, पूंजीधारी है, वो पैसे को ब्याज पर दे करके अपने इनकम का जो है स्रोत, यानी कि इनकम प्राप्त करता है। संक्षेप में, उत्पादक के कारकों के स्वामी के रूप में लोग जो आय प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग वे वस्तु और सेवाओं की अपनी मांग की पूर्ति के लिए करते हैं। यहाँ हम एक वर्तुल प्रवाह को देख सकते हैं जो बाजार के माध्यम से सुगम बनता है। उत्पादन प्रक्रम के संचालन के लिए उत्पादन के कारकों की मांग जो फर्म करती है, उससे लोगों की अदायगी का सृजन होता है। फलतः वस्तुओं और सेवाओं की लोगों की मांग से फर्म के लिए अदायगी का सृजन होता है, और इससे उनके द्वारा उत्पादित उत्पादों की बिक्री होती है। अतः समाज का उपभोग का कार्य और उत्पादन जटिलतापूर्वक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और वास्तव में यहाँ एक प्रकार का वर्तुल कार्य उत्पादन होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रक्रम से उनके लिए कारक अदायगी का सृजन होता है जो उनमें संलग्न होते हैं, और उत्पादन निर्गत के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का सृजन होता है। इस प्रकार सृजित आय से अंतिम उपभोग की वस्तुओं को खरीदने की शक्ति की रचना होती है, और इस प्रकार व्यवसायी द्वारा उनकी बिक्री संभव होती है, जो उनके उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। उत्पादन प्रक्रिया में निर्मित पूंजीगत वस्तुएं भी उत्पादकों को आय, मजदूरी, लाभ इत्यादि का अर्जन करने योग्य बनाती हैं। पूंजीगत वस्तुओं से किसी अर्थव्यवस्था की पूंजी स्टॉक में या तो योग होता है अथवा स्टॉक कायम रहता है।
इससे अन्य वस्तुओं का उत्पादन संभव होता है। आय का वर्तुल प्रवाह और राष्ट्रीय आय की गणना विधि। पूर्व खंड में अर्थव्यवस्था संबंध में जो वर्णन किया गया था उससे हम कुल मिलाकर के यह जानने में सक्षम हो गए कि कोई सरल अर्थव्यवस्था सरकार, वाह्य व्यापार अथवा किसी बचत के बिना किस प्रकार कार्य करती है। ठीक, कि हमने जो पहले पढ़ा है उसमें कि अगर सरकार न रहे, बाह्य व्यापार न रहे अथवा बचत के बिना किस प्रकार कार्य कर रहे, यानी कि बचत भी न रहे, यानी कि जितनी हम आय कमाएं उतना जो है व्यय करते हैं अपने वस्तुओं को खरीदने में। तो फर्म के परिवारों को उसके उत्पादन कार्यकलाप जिसका वह निष्पादन करता है कि यहाँ पर जो चर्चा ये हो रही है वर्तुलों का, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो उत्पाद वस्तुएं हो रही हैं और जो श्रमिक उसमें कार्य कर रहे हैं उनको जो मजदूरी मिल रही है या उद्यमी को जो लाभ मिल रहा है, पूंजीगत वस्तुओं का जो ब्याज मिल रहा है, ये सब पैसा क्या कर रहे हैं, ये अपने उपयोगिता यानी कि अपने उपयोग की वस्तुओं को खरीदने में जो है पूरा व्यय कर दे रहे हैं, ये जो है बचा नहीं रहे हैं। तो इस तरह जो है मान करके यहाँ पर बात की जा रही है। तो जैसा यहाँ की वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के दौरान 4 प्रकार के मौलिक योगदान किए जा सकते हैं। 4 प्रकार के मौलिक योगदान कौन कौन से? जैसे मानवीय श्रम का योगदान मानवीय श्रम का योगदान जिसका पारिश्रमिक क्या कहलाता है? मजदूरी। जैसे वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन जब हम करेंगे तो उसमें जो है 4 चीज़ें हम कर सकते हैं, 4 चीज़ों के द्वारा जो है हम उत्पादन कर सकते हैं वस्तु और सेवाओं का। पहला क्या है? मानवीय श्रम द्वारा, यानी कि मानव जो है जाएगा वहाँ मजदूरी करेगा, उसको क्या मिलेगा? पारिश्रमिक, उसके बदले में क्या मिलेगा? मजदूरी। फिर पूंजी का योगदान जिसका पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज, यानी पूंजी जो होती है पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है। और उद्यम वृत्ति यानी जो उद्योगपति है उसका पारिश्रमिक क्या होगा? लाभ होगा। जो वो वस्तु बनाएगा जब उसको बेचेगा तो उससे उसको कुछ प्रॉफिट होगा, तो वही उसकी क्या है? आय है। और स्थिर प्राकृतिक संसाधनों जिसे भूमि कहा जाता है का योगदान जिनका पारिश्रमिक क्या है? लगान है। और भाई प्राकृतिक संसाधनों का भूमि का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। भूमि नहीं रहेगी तो हम कहाँ उत्पादित करेंगे किसी भी वस्तुओं को? तो भूमि के बदले में जो अपनी ज़मीन देता है उसके बदले में वो क्या वसूल करता है? लगान वसूल करता है। तो इन 4 चीज़ों का किसी वस्तु और सेवाओं को उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या क्या? पहला पारिश्रमिक यानी श्रम का, दूसरा पूंजी का, तीसरा क्या होता है? उद्यम वृत्ति का, और चौथा क्या होता है? जमीन का। तो यहाँ पर क्या है कि समस्त आय को घरेलू फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर व्यय कर सकते हैं, उनकी आय के निपटान के अन्य मार्ग बंद रहते हैं। परिवार बचत नहीं करते हैं और वह नहीं कहते सरकार को कोई कर अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ सरकार नहीं है, और ना ही वे वस्तुओं का आयात करते हैं क्योंकि इस सरलीकृत अर्थव्यवस्था में कोई बाह्य व्यापार हो नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में उत्पादन के कारक अपने पारिश्रमिक का उपयोग उन वस्तुओं और सेवाओं पर क्रय करता है जो उत्पादन में सहायक होते हैं। अर्थव्यवस्था के परिवारों का समस्त उपभोग फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं पर हुए समस्त व्यय के बराबर होता है। क्या होता है कि परिवारों का जो समस्त उपभोग होता है, उपभोग जो होता है फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर समस्त व्यय के बराबर होता है। यानी कि जितना उपभोक्ता पैसा पाता है श्रम कर करके, लगान द्वारा, इन सब में जो फर्में वो उत्पादन करती हैं उन वस्तुओं को उपभोग, यानी जितना पैसा पाता है, जितनी उसकी इनकम होती है महीने की, वो पूरा पैसा क्या कर देता है? उपभोग की वस्तुओं में लगा देता है, यानी न सेविंग करता है न कोई आयात निर्यात का है। तो यहाँ पर एक सीधे जो है वही सब बातें बताई गई हैं। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यहाँ ग्राफ क्या है कि फर्म क्या करता है? फर्म जो है परिवार को क्या देगा? वस्तुएं और सेवाएं देगा। जब वो वस्तुएं और सेवाएं देगा, ठीक, और फर्म जो है कारक अदायगी भी करता है, तो परिवार क्या करेगा? व्यय करेगा। जैसे जब फर्में जो है वस्तुएं और सेवाएं देंगी परिवार को, ठीक, और परिवार भी जो है क्या करेगा कि फर्म को, ये जो परिवार है, परिवार जो है फर्म को क्या करता है? सेवाएं अदा करता है। सेवाएं क्या करता है कि जाएगा फर्म में मजदूरी करता है या ज़मीन दे देगा। अगर पूंजी है तो पूंजी दे करके जो है ब्याज के रूप में धन प्राप्त करेगा। तो ये जो परिवार है क्या करता है कि फर्म को क्या देगा? सहयोग देगा, श्रम के रूप में देगा, पूंजी के रूप में देगा, ज़मीन के रूप में देगा। तो इस तरीके से जो है फर्म को सहयोग देगा, तो फर्म इनको क्या देगी? इनकम देगी भाई, उसके बदले में कुछ ना कुछ इनकम देगी, ब्याज देगी, किराया देगी, मजदूरी देगी। फिर उसके बाद जब इनके पास पैसा आ जाएगा परिवार के पास, तो परिवार क्या करेगी?
फर्मों का सामान खरीदने में व्यय कर देगी। तो इस तरीके से जो है ये ग्राफ बना हुआ है कि फर्म वस्तुएं या सेवाएं परिवार को देगा और फर्म जो है कार्यक अदायगी भी करेगा परिवार को। तो ये जो है सरल अर्थव्यवस्था का जो है वर्तुल वक्र था। सरल अर्थव्यवस्था मतलब ना उसमें सरकार होगी, ना हमारा कोई भी उत्पादित सामान जो है क्या बोलते हैं बाहर जाएगा। तो मतलब कि कुल मिलाकर सरल अर्थव्यवस्था में ये कि हम जितनी अपनी कमाई करेंगे पूरा का पूरा जो है उपभोग की वस्तुओं में जो है व्यय कर देंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब आगे की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जैसा कुछ भी होगा अब हम लोग आगे आय विधि, उत्पाद विधि, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।